कहानी की और दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। और वैसे तो मेरे साथ मेरे जीवन में भूत प्रेत को लेकर एक भी हादसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे गांव में एक हाईवे पड़ता है। वहां का एक किस्सा जो मैंने काफ़ी सुना है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि इस हादसे की वजह से कैसे हमारा पूरा गांव एक खंडर के रूप में तब्दील हो गया। आज मैं दिल्ली का एक निवासी हूं, तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था हमारे गांव में, और ऐसा क्या था उस भयानक सड़क का राज जिसे आज भी जान पाना हर किसी के लिए नामुमकिन है। हमारे गांव में एक हादसा नहीं हुआ, बल्कि ऐसे कई सारे हादसों ने जन्म लिया जिस वजह से पूरा गांव एक पुराने गांव के रूप में खंडर बनकर रह गया। यह बात उस समय की है जब 2013 का समय चल रहा था। गांव में कच्ची सड़कों का निर्माण हुआ था। उस वक्त मेरी मम्मी और पापा दोनों ही टीचर थे। हमारे गांव में मेरे दादाजी रहते थे। मेरे दादा के पड़ोसी जिनका नाम सत्य प्रकाश था। सत्य प्रकाश का बेटा राजेश, जो कि मेरी ही तरह नौजवान होने के साथ साथ निडर और बहादुर भी था। उसके पापा भी एक सरकारी अध्यापक थे। उनका भी भूत प्रेत में कभी विश्वास नहीं था, लेकिन एक हादसे ने उन्हें भी पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। राजेश के अंदर यह बात घुट घुट कर भरी गई थी कि भूत प्रेत लोगों का एक अंधविश्वास होता है और कुछ नहीं। राजेश के पापा, जो कि इन्हें शिक्षित विचारों से संपन्न रखते थे, एक बार जब राजेश अपने गांव के लिए रवाना हुआ, राजेश अपने दादा से मिलने के लिए काफ़ी बेताब था, तो उसे जाने की काफ़ी जल्दी पड़ी हुई थी। राजेश अपने दादा को फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि आज वह गांव के लिए निकल रहा है। रात काफ़ी हो चुकी थी और शहर से गांव का रास्ता काफ़ी लंबा भी था। लेकिन जब राजेश ने अपने दादाजी को बताया कि आज वो शहर से गांव का रास्ता तय करने वाला है, क्योंकि आज उसे जल्द से जल्द गांव पहुंचकर उनसे मिलना है। 2 साल बीत गए, मगर राजेश अभी भी अपने गांव नहीं गया था और आज उसे गांव पहुंचकर अपने पुराने दोस्तों के साथ दादा और दादी से मिलना भी था। इसलिए राजेश अपने गांव के लिए निकल पड़ा। पहले तो उसने स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और फिर जब वह गांव के स्टेशन पर उतरा तो उसने गांव के ऑटो को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन उसके कई कोशिशों के बाद भी उसे कोई ऑटो नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त रात के लगभग 10 बज चुके थे। तभी उसने अपने दादाजी को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि दरअसल उसे कोई भी ऑटो नहीं मिल रही है। दादाजी ने उसे एक रात गांव के भवन में रुकने को कहा। भूत प्रेत से बाधित भी माना जाता है। पहले तो राजेश को दादाजी की बात सही लगी, लेकिन जब बात भूत प्रेत पर आ गई तब राजेश ने अपने मन में ये सोचा कि आज तो गांव वालों को दिखा ही दूंगा कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। यह बस लोगों का एक अंधविश्वास होता है। राजेश ने बिना कुछ सोचे समझे पैदल ही उस रास्ते का सफ़र तय करना शुरू कर दिया। राजेश अभी उस रास्ते पर सफ़र तय ही कर रहा था कि अचानक से उसने देखा कि उसके सामने से कोई बहुत ही तेज स्पीड में गुजर गया, जो उसे नजर नहीं आया। राजेश को लगा कि शायद उसे कोई वहम हुआ है, मगर बाद में उसे ऐसा भी लगा कि कोई जानवर होगा, क्योंकि वह रास्ता जंगल से चारों तरफ से घिरा हुआ था। राजेश ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। और वह थोड़ा आगे गया ही था कि अचानक उसने एक पेड़ को जोर जोर से हिलते हुए देखा। जब राजेश उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसे वहां पर कुछ नजर आने लगा। दरअसल उसने देखा कि वहां पर 2 लाल लाल आंखें नजर आ रही थी, जो कि बिजली की तरह बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। लेकिन जब राजेश ने अपना फ़ोन निकाला और फिर टॉर्च की रोशनी से देखने लगा तो उसे वहां पर कोई भी नज़र नहीं आया। राजेश को लगा कि शायद कोई ऐसा जंगली जानवर भी हो सकता है जो कि इन सब जंगली जानवरों से अलग दिखता होगा। और इतना सोचकर राजेश वापस से अपने रास्ते की तरफ चल पड़ा। उसने आगे कुछ जानना ठीक नहीं समझा, लेकिन राजेश का दिल एक बार फिर उसे ये बोलने लगा कि अब पता लगाना है कि आखिर वह ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आंखें इस तरह से चमक रही हैं। अब राजेश का मन करने लगा कि वह जाकर देखकर आए कि आखिर ऐसा कौन सा जानवर है। लेकिन फिर राजेश को ऐसा लगा कि अगर वहाँ पर कोई ऐसा जंगली जानवर हुआ जिस वजह से राजेश की जान पर खतरा मंडरा सकता है, तो उसने अपने मन को शांत किया और फिर से अपने रास्ते की तरफ निकल पड़ा। रास्ते की खामोशी और सन्नाटा
उस जंगल के होने का साफ साफ नज़ारा प्रस्तुत कर रहा था। लेकिन राजेश को इन सब चीज़ों से कहाँ डर लगने वाला था। वह तो बस अपनी मस्ती में और मजाक में आगे की तरफ बढ़ता रहा। राजेश अभी रास्ते की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। वह आवाज़ उसके दादाजी की ही मालूम पड़ रही थी। राजेश जल्दी से पीछे की तरफ पलटा तो उसने देखा कि उसके दादाजी राजेश के पीछे खड़े थे। राजेश तो मानो एकदम से खुश हो गया और वह तुरंत ही अपने दादाजी की तरफ बढ़ने लगा। राजेश जल्दी से उनके पास पहुंचा, लेकिन तब तक उसके दादाजी अपना मुंह पीछे करके दूसरी तरफ चल पड़े। राजेश भी उनके पीछे पीछे उन्हीं के साथ साथ चलने लगा। अब राजेश बार बार अपने दादाजी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दादाजी ने उसे पलटकर एक बार भी जवाब नहीं दिया। राजेश तो एक पल के लिए अब हैरान रह गया था, मगर तभी राजेश को याद आया कि उसके दादाजी भूत प्रेत की काफ़ी बातें करते रहते हैं और शायद उन्हीं का खौफ उनके मन में बैठा हुआ है, इसलिए वह इतनी रात को बातें करने से डर रहे हैं। फिर राजेश ने भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। तभी एक बाइक वाला उस रास्ते से गुजरने लगा। उस बाइक वाले का चेहरा देखते ही राजेश तुरंत उसे पहचान गया। राजेश जिसने उसे आवाज़ दी और वहीं रुकवाया। दरअसल वह राजेश के बचपन का दोस्त शुभम था। शुभम के रुकते ही राजेश ने बताया कि आज वह अपने काम के लिए आया है, लेकिन शुभम ने कहा, यार तू उल्टी साइड क्यों जा रहा है, गांव तो आगे की तरफ है ना। तभी राजेश ने कहा, अरे वो दादाजी पता नहीं क्यों मगर मुझे उल्टी साइड लेकर जा रहे हैं। जब शुभम एक पल के लिए पीछे पलटा तो उसने देखा कि वहां पर तो कोई नहीं था। शुभम के मन में अब अलग अलग सवाल चलने लगे। शुभम ने तुरंत ही राजेश को अपनी बाइक पर बैठाया और फिर वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी शुभम को ऐसा महसूस हुआ कि किसी आदमी ने उसकी बाइक को पीछे से पकड़ लिया है। शुभम इन बातों को अच्छी तरह से समझता था और जानता था, लेकिन राजेश के मन में अभी भी कई दुविधाएं उत्पन्न हो रही थी। शुभम अपने ऑफिस का काम खत्म करके आज हमेशा की तरह अपने गांव के लिए लौट रहा था, लेकिन आज का दिन थोड़ा स्पेशल भी था, क्योंकि आज महीने का आखिरी शनिवार था और यह एक ऐसा दिन था जहां पर उस गांव के अंदर भूत पिशाच आदि की ताकतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। शुभम ने अपनी बाइक को और भी तेज गति से भगाना शुरू किया, लेकिन उसकी बाइक अचानक आगे से खड़ी हो गई और वह दोनों बाइक से नीचे गिर पड़े। बाइक से नीचे गिरने की वजह से वहीं पर सड़क पर पड़ा एक पत्थर उसके सर में चुभ गया, जिस वजह से राजेश को सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा। लेकिन तभी उसने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसे देखकर वह अपने सर में लगी हुई चोट को भूल गया और तुरंत ही उस जगह से निकलने लगा। और वहीं पर शुभम ने अपनी बाइक जल्दी से स्टार्ट की। बाइक स्टार्ट करते ही शुभम ने अपनी बाइक को तेज़ी से भगाना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल उन्होंने अपने सामने देखा कि एक बहुत ही बड़ा आदमी, जिसकी हाइट लगभग 8 फुट की थी और उसके हाथ पैर काफ़ी लंबे लंबे और बहुत बड़े थे। उसका शरीर एक सामान्य इंसान के मुकाबले काफ़ी घना और विशालकाय नजर आने लगा, जिस वजह से शुभम का संतुलन अब बिगड़ने लगा। अब राजेश भी भूत प्रेत की ताकतों को अच्छे तरीके से महसूस कर पाने में सक्षम था और देखते ही देखते शुभम अपनी बाइक से इतना बुरी तरीके से कंट्रोल खो चुका था कि उसकी बाइक जाकर खाई में गिर गई, जिस वजह से उन दोनों को बहुत चोट आई। उन्होंने किसी तरह हिम्मत दिखाई और जंगल के अंदर घुस गए ताकि वो दोनों उस भयानक राक्षस से बच सकें, मगर वह तो एक राक्षस था, कोई सामान्य इंसान नहीं जो उन्हें ढूंढ नहीं सकता। तभी उन दोनों को अपने पीछे किसी के जोर जोर से कदम पटकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। शुभम और उसके साथ ही राजेश आज बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी राजेश को एक उपाय मिला। दरअसल उसने सोचा कि क्यों ना अगर वह अपने दादाजी को फ़ोन करके यह सब बातें बताए तो उन्हें कुछ सुविधा मिल सकती है। राजेश ने तुरंत ही अपना फ़ोन अपने दादाजी को लगाया। दादाजी ने एक बार में तो फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन जब बाद में राजेश ने अपनी पूरी घटना के बारे में बताया तो उसके दादा के भी रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसके दादाजी ने बताया कि अगर तुम लोगों को वहाँ से जिंदा निकलना है तो उस जंगल के एक कच्चे रास्ते को पार करना होगा। राजेश ने उस कच्चे रास्ते के बारे में पूछा
तो उनको उस कच्चे रास्ते के बारे में पता चला और उनके शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून भी निकल रहा था। ऐसी भयानक हालत में एक इंसान का उस जगह से निकलना कोई आसान बात नहीं होती। राजेश और शुभम किसी तरह से वहाँ से निकलने की अब कोशिश करने लगे। राजेश के दादाजी ने बताया कि वहाँ से कुछ दूर आगे एक पीपल का पेड़ पड़ता है और उस पीपल के पेड़ के नीचे एक भगवान का मंदिर भी बना हुआ है। अगर राजेश और शुभम किसी भी तरह से उस मंदिर के पास पहुंच गए तो उनकी शायद जान बच जाए, मगर तभी उन्हें पीछे से किसी चीज़ के घुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। जब राजेश और शुभम पीछे की तरफ पलटे तो डर के मारे वो कपकपाने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि पीछे की तरफ वही राक्षस उन्हें नजर आने लगा, जिसकी खोपड़ी के अंदर से आग निकल रही थी और उसका शरीर बहुत ही भयानक लग रहा था। राजेश और शुभम ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। राजेश को अब समझ में आने लगा कि आखिर एक गलती की वजह से उसे कितना कुछ सहना पड़ सकता है। आज के बाद उसे भूत प्रेत पर भी विश्वास हो चुका था, क्योंकि उसने आज एक ऐसे राक्षस को देखा था जिसे कई लोग देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। मगर राजेश ने आज अपनी हिम्मत हार ली और वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मगर शुभम ने उसे हिम्मत दिलाते हुए कहा, अगर आज तो 20 मिनट तक और भागता रहा तो शायद हमारी जान बच जाएगी, तो इस दुनिया को देख पाएगा, और अगर हम लोग इस जगह पर रुक गए तो फिर हमारा भी वही हाल होगा जो कि गांव के कुछ लोगों का हो चुका है। फिर राजेश ने भागते भागते शुभम से सारी बातों के बारे में पूछा तो शुभम ने बताया कि वह राक्षस पहले गांव का ही कुछ साधारण दूध वाला था। आधी रात को कहीं का बड़ा ऑर्डर खत्म करके वो घर लौट रहा था, लेकिन जब वो चौराहे से गुजर रहा था तब कुछ डाकुओं ने उसे लूट लिया और सारे पैसे हथिया लिए। उसके साथ ही हाथापाई में उसे नाले में फेंक दिया। इसमें गांव का जमींदार का बेटा भी शामिल था। जमींदार के दम से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, इसी कारण गांव के लोगों ने उसे दफना दिया और उसके घर वालों तक को पता नहीं चल पाया। गांव में ये अफवाह फैल गई कि वो भाग गया। राजेश को अब समझ में आने लगा कि आखिर क्यों वह एक राक्षस का रूप लेकर इन गांव वालों के पीछे पड़ा है। उन गांव वालों की एक गलती थी कि उन्होंने उसकी लाश के बारे में उसके घर वालों को नहीं बताया, जिस वजह से वह आदमी आज भी अपने घर वालों से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, जिस वजह से वो महज एक राक्षस बनकर रह गया। राजेश अब इतना सुनकर समझ चुका था कि आखिर क्यों उसकी रूह इस तरह भटकती है। तभी राजेश ने एक अच्छा काम किया। दरअसल उसने किसी तरह उसके घर वालों को ढूंढा। अगले ही दिन जहां पर उस आदमी को दफनाया गया था, उसी जगह पर उसके घर वालों ने उसे श्रद्धांजलि दी। उसके बाद वह गांव तो बिल्कुल प्रेत बात से मुक्त हो गया, लेकिन इस घटना के बाद वह पूरा गांव धीरे धीरे खाली होने लगा। अब उस गांव में कोई भी नहीं रहता है। दोस्तों, उस दिन हमारी भी किसी तरह से जान बच गई। अब इस घटना में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, यह तो मुझे भी नहीं पता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर।